दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो ये वीडियो बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिसर और एलडीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरे देखिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वीडियो के एग्ज़ाम का जो पेपर था वह पेपर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि अभी जो प्रश्नों का ट्रेंड है राजस्थान जीके का, पशु परिसर के अंदर भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए। इसी कारण पेपर थोड़ा टफ आने की संभावना ज़रूर रहेगी। और बीएसटीसी पीटीटी का अब पिछले सालों की देखें तो वहाँ भी पेपर का काफ़ी कुछ लेवल का पेपर पूछा जाने लगा है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो इस प्रकार के प्रश्न, ये कथन और कारण पूछने के, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछने के भी चांस है। तो हम आज इसके अंदर लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और आप पशु परिसर की दैनिक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको रोजाना टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्य का मुख्यमंत्री, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कार्यवाहक के रूप में राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे उसकी व्याख्या दी गई है। तो ये चीज़ आप अगर ये जो दिशा बुक है उसके अंदर भी इसी प्रकार से पढ़ते होंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ उसके नीचे पूरी व्याख्या दी हुई। जैसे मान लो किसी आभूषण से क्वेश्चन आ गया, तो आभूषण 4 ऑप्शन दिए गए, तो पूरी नीचे व्याख्या, जैसे सिर से आभूषण पूछ ली गई, ये सिर का आभूषण है या किसका आभूषण है, और उसके नीचे पूरी व्याख्या दी गई। तो आप इस प्रकार का अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको उस संबंधी जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा है उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है ये, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बताइएगा। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए सही है पर आर गलत है। यानी कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रह पाता है और इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होती है। अब बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल की अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। अब देखो, राज्यपाल से आपके जो अनुच्छेद हैं वो इसी 2-3 प्रश्नों के अंदर क्लियर हो जाएंगे। मेन अनुच्छेद है वो। अब देखो, निम्नलिखित तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति, 156 राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति एवं योग्यताएं, 163 में राज्य मंत्रिपरिषद। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। देखिए कि ये पहला अनुच्छेद आपका क्लियर हो गया 154, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। बाकी अगला अनुच्छेद है 155, तो राज्यपाल की नियुक्तियाँ। अब 163 के अंदर मंत्रिपरिषद है। तो ये इतने अनुच्छेद आपके क्लियर हो गए। अब राज्यपाल पद एक हेतु योग्यता 157 के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 157 के अनुसार
राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होने, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब देखिए अनुच्छेद 158 के अंदर क्या है, तो राज्यपाल पद हेतु निर्धारण संसद या राज्य विधायिका का सदस्य न हो, यदि वह सदस्य हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उसका पद रिक्त माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है, इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी कि रिट जारी करने का भी अधिकार है। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है, इसको बताना आपको। अब ये कूट थे, तो कूट में से कौन सा सही था और कौन सा गलत था, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला गलत था हमारा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही था। ठीक है। संविधान के भाग 6 के अनुसार 214 से 231 तक उस न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में न्यायिक सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर उस न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान देश में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है। अब देखिए राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, अब मुख्यमंत्री के और मंत्रिपरिषद के क्वेश्चन आ गए। देखिए राज्य मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती किसके प्रति होती है, तो वो तो विधानसभा के प्रति होती है। ठीक है। और केंद्र के अंदर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है। अब अनुच्छेद 163 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य सीएम होगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात यदि विधानसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करे तो वह समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि अधोलिखित राज्य सचिवालय में निम्न पदों को निषेधीय कूट की सहायता से सोपानी क्रम में यानी कि उच्च से लेकर निम्न क्रम में आपको इसको जमाना है। ठीक है। सचिव, उप सचिव, विशेष सचिव, सहायक सचिव, इसको आप कैसे जमाओगे, तो इसका देखिए पहले तो होता है आपका सचिव। ठीक है। उसके बाद कौन होता है आपका विशेष सचिव, उसके बाद होता है आपका, उसके बाद कौन होता है आपका उप सचिव। ठीक है। उप सचिव के बाद में होता है सहायक सचिव। तो ये क्रम हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन की अधोलिखित में से कौन सा जिलाधीश का कार्यालय नहीं है, तो जिलाधीश का मतलब होता है जिला कलेक्टर। तो राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रख रखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रख रखाव। तो आयकर इनकम टैक्स का जो एकत्रीकरण है वो ये आपका जिला कलेक्टर नहीं करता है। बाकी जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है ये, और जिला प्रशासन की धुरी होता है। जिला प्रशासन और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। जिला कलेक्टर भू राजस्व का लेखा जोखा रखता है। ठीक है। अब आगे बात करें, आगे हमारे क्वेश्चन है भू राजस्व वसूली का कार्य भी करता है और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा, एकता, सद्भाव व्यवस्था कायम रखना जिलाधीश का कार्य होता है। कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है। आयकर का एकत्रीकरण केंद्र सरकार का आयकर विभाग करता है, जिला कलेक्टर नहीं। तो ये मेन पॉइंट था। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर या सामुदायिक सतत विकास कार्यक्रमों पर। 4 नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए इस देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। इन सिफारिशों की क्रियान्विति 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, एलडीसी हो, पटवार हो या पशु परिसर हो, कोई भी भर्ती हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई सालों से देखते मिलते आए हैं। अब इसका जो नया ट्रेंड है ये ग्राम सेवक अंदर इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको भी पूछे जा सकते हैं।
क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, किसी प्रकार के प्रश्न कहीं से उठा के पटक देगा। तो निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 टी, 243 से 244 से 244 पी, 243 से 243 ओ, 243 से 243 जेड ए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 243, 243 से 243 ओ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था आपका? ये हुआ था 1992 के अंदर, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये अधिनियम कौन सा है? तो 1992 का लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कितने अनुच्छेद, तो संविधान के 9वें भाग में पंचायत के रूप में जोड़ा गया तथा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य को सूचीबद्ध किया गया। अब बात है कि पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो 4 नंबर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगर ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन नहीं होता तो आपका स्थानीय स्वशासन होता। अब देखिए, पंचायती राज से हमारा आशय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के लोगों द्वारा निर्वासित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, यानी ग्राम की सरकार से ग्राम स्वराज्य का आधार यही पंचायती राज व्यवस्था है। गाँव में स्थानीय स्तर पर प्रशासन एवं नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था पंचायत ही करती हैं। गांव के विकास की जिम्मेदारी पंचायत की ही होती है। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये आज हमने 10 क्वेश्चन करिए, तो कल हम इस जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो इसी क्लास के अंदर करेंगे। कल अगर टाइम मिला तो आपके 10 क्वेश्चन और करेंगे, और ज़्यादा टाइम मिला तो आपके पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यानी कि व्याख्या के, वो भी साथ साथ में हम करते रहेंगे, और आप भी साथ साथ में इसका रिवीजन करते रहना।